जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि भी हम लोग फरवरी मंथ के जो है ना मंथली मैगजीन्स आती है एडुटेरिया का, है ना। एडुटेरिया का मंथली मैगजीन्स आ रही है, उसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। और आप सभी को पता होगा कि एडुटेरिया जो मंथली मैगजीन्स आती है उसका करंट अफेयर्स आता है, इतना इंपॉर्टेंट है वो हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में डायरेक्टली हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम्स ले लो। ओके, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी और बीपीएससी मतलब बिहार के कोई भी एग्जाम्स ले लो, ये तो आपका नेशनल लेवल का है, आपका यूपीएससी में भी काम देगा और अदर स्टेट में भी काम देने वाला है। ये सब जगह एक ही है, क्योंकि ये द हिंदू से लिया गया है। और इसी तरह से हम लोग इंडियन एक्सप्रेस से भी आर्टिकल्स लिए गए हैं, जनसत्ता हो, दैनिक जागरण हो, ये सब राष्ट्र संस्करण के लिए लिया गया है। तो ये जो आर्टिकल्स, ये सेशन, ये सीरीज जो है ना, इंडिया के तमाम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हमारे मतलब न्यूज़पेपर से कवर कराए जाते हैं वैसे वैसे सवाल इसमें से देखने को मिलेगा। इससे 100% कवर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग अभी फरवरी मंथ के देख रहे हैं, आपको बहुत जल्द मैं जनवरी मंथ के भी कवर करा दूंगा। और इसके बाद हम फरवरी तो हो ही रहा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जितने भी होंगे सारे के सारे मैं कवर करा दूंगा एक एक करके। ठीक है, तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और हम लोग इसको देखने वाले हैं, और आपको ये आइडिया लग जाएगा मैं आज के सेशन में भी कितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और कितने डिटेल से चर्चा किया गया और किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैं वैसे वैसे एग्जाम्पल के तौर पर भी आपको दिखाते चलूंगा और बताते चलूंगा कि कौन कौन से आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग पिछले सेशन में जो 4 से 5 आर्टिकल्स को कवर कर चुके हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। और आप कोशिश करो कि लगातार सभी सेशन को जो ना डे बाय डे जैसे ही अपलोड हो रहा है आप कवर करते चलो, ताकि इसमें जो आपका लोड ना हो और डेट वाइज जो ना आपका कवर होते चलेगा। ये सेशन ही आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट। अभी जो हम लोग इस सप्ताह तक 1 से 15 फरवरी तक का देखने वाले हैं, तो ये हम लोग टारगेट रखे गए हैं 15 दिन का। ठीक है, 4 से 5 सेशन में 15 दिन का हम लोग कवर कर देंगे। उसके बाद जैसे ये कंप्लीट होगा फिर 16 से 29 फरवरी तक का चलेंगे, उसके बाद मार्च का आधा, मार्च का बाद, ऐसे से हम लोग करते चलेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं इसका। आज के सेशन का पहला आर्टिकल रहने वाली है 2040 के लिए। 2040 के लिए ईयू मतलब कि यूरोपियन यूनियन का नया जलवायु लक्ष्य, यानी कि 2040 के लिए यूरोपीय संघ के लिए एक लक्ष्य रखा गया है, जिसको जो ना जलवायु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उसके लिए हम लोग समझने वाले हैं, जानने वाले हैं क्या रखा गया है लक्ष्य। ये तो जैसे लक्ष्य हमारे देश के लिए 2047 में क्या रखा गया है कि भारत जो विकसित राष्ट्र बन जाए, है ना, अभी विकासशील में है, और 2040 तक जो हमारे देश को भी विकसित घोषित कर दे, इस तरह से हम लोग का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार किया गया है, यूरोपीय यूनियन जो है ना एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जलवायु लक्ष्य, जो 2040 के लिए निर्धारित किया गया है। इसमें क्या किया गया है, इसको जो है जलवायु लक्ष्य में आपका 90% जो है ना शुद्ध उत्सर्जन कटौती की जाएगी, इसका ये निर्धारित किया गया, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। क्या कहा जा रहा है, देखिए ये कब हुआ था, ये लक्ष्य जो है 6 फरवरी 2024 को यूरोपियन आयोग के माध्यम से अपना नया प्रस्तावित जलवायु लक्ष्य 2040 के लिए पेश किया गया है। और इसने 1990 के आधारभूत स्तरों की तुलना में 2040 तक 90% तक का लक्ष्य शुद्ध उत्सर्जन कटौती लक्ष्य रखा गया है। देखिए इससे पहले जो है 1990 तक का लक्ष्य रखा गया था, उसमें जो है ना 55% तक रखा गया। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ये भी हमें ध्यान रखना है। 1990 तक में 55% तक रखा गया, और अभी वर्तमान समय में जो 2040 का लक्ष्य रखा गया है, ये 90% तक का कटौती की जाने की ये लक्ष्य रखा गया है। ये काफी बड़ी बात है ना। आपको परसेंटेज भी याद रखना है, ईयर भी याद रखना है, और किन के माध्यम से आया गया ये भी हमें ध्यान रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में। ओके, चलिए इसका मुख्य बिंदु के बारे में समझते हैं, आखिर क्या कहा जा रहा है। देखिए इससे पहले क्या हुआ है, सितंबर 2020 में यूरोपियन संघ ने 2030 तक ग्रीन हाउस गैस यानी कि GHG उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 55% कम करने का लक्ष्य की घोषणा की थी, जबकि पहले 40% थी। ओके, ये भी हमें ध्यान रखना है। उसी प्रकार नवीनतम 2024 का प्रस्तावित यूरोपीय संघ जलवायु कानून द्वारा उठाया गया, ये यूरोपीय संघ जलवायु कानून के द्वारा उठाया गया। आपको ये मंत्रालय हो या किसके द्वारा उठाया गया हो, ये अधिनियम किसके द्वारा चालू किया गया हो, ये जो है संस्थान किसके द्वारा स्थापित किया गया, आपके देखोगे तो आप बीपीएससी के एग्जाम में ना ऐसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, है ना। प्रीलिम्स में आप देखोगे, आप पिछले 69 के भी क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें भी आप एक से दो क्वेश्चन मंत्रालय टाइप का ही पूछा गया था कि ये किसके द्वारा चालू किया गया। ऐसे सवाल इस बार भी पूछे जाएंगे, है ना। तो इसमें हम लोग आर्टिकल्स में ये कोशिश करना, इसको कवर करने का हाईलाइट कर दीजिए। कहा जाता है ये जो है ना आपका यूरोपीय संघ के द्वारा इसको जलवायु कानून के माध्यम से इसको उठाया गया, इसके द्वारा ही लागू किया गया। क्या इसका लक्ष्य जो है ना किसके द्वारा निर्धारित किया गया है, यूरोपीय संघ जलवायु कानून के माध्यम से इसको उठाया गया है, यानी कि लागू किया गया है।
और ये अंतरिम कदम है जो पहले ग्लोबल स्टोटैक यानी कि ये 6 माह के भीतर 2040 तक विकसित करने की प्रक्रिया को रूपरेखा तैयार करता है। ये आपका रूपरेखा किसके द्वारा तैयार किया जाए? स्टोकटैक के द्वारा इसके जो ना 6 महीना के अंदर में ही ये इसका लक्ष्य जो है ना विकसित करने के लिए रूपरेखा तैयार कर देगा। मतलब कि इसके जो है ना किस तरह से हम लोग प्लान बनाएंगे। जैसे अभी हम आपको क्या बताएं, 2 मिनट में आपको स्टार्टिंग में क्या बताएं, आपको प्लान बताते हैं कैसे हम लोग जनवरी का भी कवर करेंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का भी कवर करने वाले हम लोग 15-15 दिन के लिए लेंगे और बहुत जल्द कवर करेंगे। उसी प्रकार इसका भी 6 महीने के लिए समय दिया जाएगा, इसका रूपरेखा प्लानिंग करने के लिए कैसे कैसे क्या करना है ताकि हमारे लक्ष्य को हम लोग हासिल कर सकें। तो ये भी हमें ध्यान रखना किसके माध्यम से करा? स्टोकटैक के माध्यम से 6 माह के भीतर में ये किया जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट में आपका रहेगा ये प्रस्ताव वर्ष 2040 तक की लक्ष्य रोड मैप विकसित करता है, जिसमें कहा गया है कि 2040 तक कोयला लगभग पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। ये आपका कोयला का भी समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2040 तक की कोयला का नामो निशान हम लोग पूरी तरह से लगभग समाप्त करने की हम लोग कगार पर होंगे। कब तक? 2040 तक का ये भी घोषणा की गई है, ये भी लक्ष्य रखा गया है। ओके, और इसके प्राकृतिक गैस का उपयोग तेजी से घट जाएगा। प्राकृतिक गैस जो है ना GHG, ये हम लोग इसको जो ना उपयोग काफी मात्रा में काफी तेजी से इसको घटा दिया जाएगा और तेल चरणबद्ध तरीके से समाप्त होने के कगार पर होगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद इसका महत्व देखिए, महत्व में क्या कहा जाता है? प्रस्ताव में उम्मीद है कि 2040 तक कार्बन निष्कासन 400 टन कार्बन तक पहुंच जाएगा, जो लगभग 2021 की योजना के अनुसार 2030 तक 310 टन निष्कासन से अधिक है। ये देखिए, इससे पहले क्या हुआ था? 2030 तक के लिए लक्ष्य रखा गया था 55% और उसके बाद इसका 2030 तक इसका निर्धारण किया गया था, लक्ष्य रखा गया था कि 330 टन का इसका निष्कासन किया जाएगा और अभी 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है कि नहीं, हमारे लिए जो ना हमारे चुनौतीपूर्ण हो जाएगा 10 साल, इसलिए हमें 10 साल की समय दिया जाए। इसीलिए इसमें जो है नया अपडेट किया गया है, ये भी हमें ध्यान रखना है ना। ये तो 2030 तक का जो ना 310 टन था और अभी 2040 में जो 400 टन का ये लक्ष्य निर्धारण किया गया है निष्कासन के लिए। ओके, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आप लोग नेक्स्ट पॉइंट में आपका रहेगा शुद्ध उत्सर्जन को कम करने के लिए यूरोपीय संघ के पूर्व के कदम, यानी कि आपका जो ये अभी वर्तमान समय जो 2024 में लक्ष्य निर्धारित किया, इससे पहले के क्या कदम थे, क्या लक्ष्य थे, क्या किए जा चुके हैं, इसके बारे में समझते हैं। वर्ष 2020 में EU मतलब कि यूरोपियन यूनियन यूरोपीय संघ ने 2030 तक 1990 के स्तर की तुलना में GHG ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 55% कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 2030 तक का ये बातें कही जा रही है, जैसे हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले भी। और उसके बाद 2050 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का वादा किया गया था, यानी 2050 तक का जो है ना कार्बन तटस्थता का ये क्या किया था? वादा किया गया था। उसी प्रकार अभी 2040 तक का निर्धारण किया गया है, लगभग 90% और 2050 तक का पूरा कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए यूरोपीय आयोग ने किट 455 पैकेज जारी किया है। जो इससे पहले कदम था 2030 तक का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसमें एक आयोग ने क्या किया था? समर्थन के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया था जिसका नाम रखा गया था फिट फॉर 55, यानी 55% रखा गया था, इसलिए 55 था, है ना। इसको भी हमें ध्यान रखना, ये आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में। ओके, चलिए नेक्स्ट आप लोग ये आर्टिकल्स कवर हुआ यूरोपियन यूनियन के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका सातवीं हिंद महासागर सम्मेलन। सातवीं हिंद महासागर सम्मेलन आपको एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अभी रिसेंटली कौन सा हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है? तो ये 7वां, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, हिंद महासागर सम्मेलन के 7वें संस्करण का आयोजन 9 से 10 फरवरी 2024 को पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। पर्थ जो है ना ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है, वहीं पे किया गया था। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखोगे ऐसे नहीं, एक प्रकार कैसे है ना, यहाँ पे पर्थ आ जाएगा। ठीक है, तो ये वहीं पे किया गया था। इसका 7वीं हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? पर्थ में, जो ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, और ये 7वां संस्करण हुआ था। ये कब किया गया था? 9 से 10 फरवरी 2024 को। और इसकी थीम जो है ना, इसका थीम के बारे में देख लेंगे। थीम भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग 1 से 2 सवाल थीम से पूछे जाते हैं हर साल। तो इसका थीम है एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। ठीक है, ये हमारे लिए 2024 का थीम हो जाएगा। उसी प्रकार आगे हम लोग मुख्य बिंदु के बारे में समझें। कहा जाता है इस सम्मेलन में 40 देशों का प्रतिनिधित्व शामिल है, यानी कि इस सम्मेलन में जो लगभग 40 देश शामिल हुए हैं।
और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया था, यानी कि इसमें भारत भी शामिल है और भारत की ओर से किसके द्वारा किया गया, जो अभी वर्तमान समय में विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं उनके द्वारा किया गया। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के लिए सामान्य गैर पारंपरिक चुनौतियां जैसे कि आपका जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं हो गया, उसके बाद आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों का समाधान करना, ये सब चुनौतियां इसको सम्मेलन में जो ना इसकी समस्याओं को उजागर करेगा, इसकी समस्या के बारे में चर्चा करेगा, इसका समाधान के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे इसके बारे में ये चर्चा की गई है। ठीक है, उसके प्रकार नेक्स्ट में आगे देखें हम लोग हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि आईओआर के बारे में समझते हैं ये क्या है। इसके क्षेत्र के बारे में पूछा जाए तो आपका अगर समझोगे कि कहां कहां ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सब जो है ना ये क्षेत्र की सीमा कहां तक है इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। ये जो ना पश्चिम में, अगर पश्चिम में देखा जाए तो देखो अब मैं एक मैप के माध्यम से समझाता हूं। ये पूर्व है ना, ये पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है ना। तो ये पश्चिम में अफ्रीका तट, यानी अफ्रीका आप देखोगे यहाँ पे है ना, ऐसे तो अफ्रीका तट के पूर्व में है, यानी कि यहाँ से ओके में ऑस्ट्रेलिया तट तक, यानी कि ऑस्ट्रेलिया तट तक का उत्तर में, ऑस्ट्रेलियाई तट तक का उत्तर में होगा, उत्तर में पूरा उत्तर या पूर्व में यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, याद है। वर्ल्ड मैप आप जो देखोगे तो वहां पे होगा यहाँ आपका, यहाँ पे हो गया ऑस्ट्रेलिया तट, उसके बाद उत्तर में आ जाएगा ये अरब प्रायद्वीप, अरब हो जाएगा, उसके बाद फारस की खाड़ी से लेकर दक्षिण में श्रीलंका, यहाँ श्रीलंका है ना, यहाँ फारस की खाड़ी हो जाएगा। मैं इसको क्लियर करके अब फिर से दिखाता हूँ आपको। पश्चिम में अफ्रीका तट से लेकर पूर्व में ऑस्ट्रेलिया तट तक, और उत्तर में अरब प्रायद्वीप और फारस की खाड़ी से लेकर दक्षिण में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट पर है। ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके बारे में आप हिंद महासागर के बारे में देखेंगे, आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आपका कहा जाता है इसके भू राजनीतिक महत्व का समझते हैं। विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण यह तेल और गैस शिपमेंट सहित वैश्विक व्यापार के लिए प्रमुख पारगम्य मार्ग के रूप में कार्य करता है। ये वैश्विक व्यापार के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पारगम्य मार्ग के लिए ये कार्य करते हैं, इसको हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट में आर्थिक महत्व के बारे में समझे तो ये वैश्विक आबादी का 64% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 60% हिस्सा साझा करता है। ये हिंद महासागर जो है ना, अब महासागरों के बारे में चर्चा करें तो हिंद महासागर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आबादी के क्षेत्र हो या आपका जीएसटी या वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के माध्यम से हो, है ना, इन तमाम क्षेत्रों में ये काफी ज्यादा मात्रा में साझा करती है। जैसे देखिए वैश्विक आबादी के बारे में 64% आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के बारे में देखें तो 60% साझा यही करता है। ठीक है, और उसके बाद सुरक्षा महत्व के बारे में करें तो हाल के वर्षों में सैन्य गतिविधि में वृद्धि देखी गई है। देखिए आपको महासागर हो या देश में जो है ना, ये सबसे ज्यादा अगर विकास के बारे में आपको समझना है, अगर कौन सा देश सैन्य विभाग में सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है, सैन्य विभाग में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रहा है, वो देश काफी ज्यादा प्रोग्रेस में है, देश अच्छे खासे स्तर पे जा रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और अभी वर्तमान समय में भारत जो है ना काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है सैन्य विभाग में, तो हमें भारत पे गर्व होनी चाहिए, भारत काफी ज्यादा विकास कर रही है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, भारत क्या है, काफी ज्यादा विकास कर रहा है। और ये जो है ना हमारे क्या है, और आप देखोगे ना आंकलन किस तरह से किया जाता है, अभी देखोगे देश विदेश के स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पे भारत का स्तर काफी ज्यादा आगे है ना। हमें सोचना चाहिए, हमें देखना चाहिए, हमें ध्यान से समझना चाहिए कि भारत का स्तर क्या है और अभी वर्तमान समय में क्या हो रही है ना। तो आप मेरी बातों को समझ चुके हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, तो आपको इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका भारत अभी काफी ज्यादा प्रोग्रेस में। हिंद महासागर में भी जो है ना ये काफी ज्यादा सैन्य विभाग में खर्चा किया जा रहा है, इसमें काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है। तो हिंद महासागर, भारत, ये सब जो है ना काफी ज्यादा इन तमाम चीजों पे ध्यान दे रही है, चाहे जीडीपी हो या आपका सैन्य विभाग हो, है ना, इकोनॉमिक स्तर पर हो या इंटरनेशनल पे पॉपुलैरिटी मतलब प्रसिद्धि के बारे में आप देखोगे उसमें भी काफी ज्यादा भारत प्रोग्रेस कर रही है ना। तो ये सब आपको समझ में आने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट में कहा जाता है भारत के लिए महत्व। भारत के लिए महत्व क्या है, व्यापार मार्ग में देखें तो भारत का 80% विदेशी व्यापार और 90% ऊर्जा व्यापार इसी क्षेत्र से आता है। हिंद महासागर से जो ना इसका विदेशी व्यापार लगभग 80% सिर्फ हिंद महासागर के देशों से आते हैं। जैसे आपका देखोगे अफ्रीका का पूर्वी क्षेत्र हो गया, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी क्षेत्र हो गया, अरब सागर हो गया, फारस की खाड़ी हो गया, उसका श्रीलंका हो गया, ये सब जितने भी आसपास के देश हैं इस पे आपको देखने को मिलेगा लगातार कोई ना कोई मतलब की साझा हो रही है। जैसे कल के सेशन में हम लोग क्या देखे थे, श्रीलंका और मॉरिशस में क्या हुआ था, वहां पे यूपीआई लागू की हो चुकी है ना। ये सब चीजें हैं
आपको रिलेट कर सकते हैं, आपका दिमाग में आप बैठा सकते हैं कि याद कैसे कर सकेंगे। ओके, और उसके भू राजनीतिक व्यवस्था में देखें तो ये वैश्विक दूरी अब प्रशांत अटलांटिक से दूर भारत के पड़ोस में इंडो पैसिफिक में स्थापित हो गई है। उसके बाद हिंद महासागर सम्मेलन के बारे में समझते हैं। यह क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास हेतु क्षेत्र सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए हिंद महासागर के देशों का एक प्रमुख परामर्शी मंच है, जिसमें अभी देखिए 40 देश इसमें शामिल हुए हैं। 40 देशों का बैठ जो वहाँ विदेश मंत्री होंगे, कोई अगर विदेश मंत्री नहीं आ पाएंगे तो वहाँ कोई और मंत्री उसके ओर से आएंगे और इस सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में भाग लेने के बाद जितनी भी समस्याएं देखने को मिलेगी आसपास के हिंद महासागर से रिलेटेड और किसी देश के बारे में, जितने भी देश शामिल हुए 40 देश में, उसमें से कोई भी समस्याएं देखने को मिलेगा तो उसका उजागर किया जाएगा, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो ये चीजें इस सम्मेलन में शामिल किया जाएगा। ठीक है, और ये एक प्रकार का पंचायती यानी कि परामर्शी के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं, ये पंचायत के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं, है ना। और उसके बाद सम्मेलन का पहला संस्करण आपको पूछा जाए तो ये 2016 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था, है ना। सिंगापुर में क्या किया था, आयोजित किया गया था। ये हुआ हमला का पहला आर्टिकल, देखिए काफी इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हम लोग को ज्यादा समय लगा, है ना। नहीं, ये दूसरा आर्टिकल था, थोड़ी 2 आर्टिकल्स कवर हुआ। तीसरा आर्टिकल्स मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स, इसको आप वीवीआई कैटेगरी में रख सकते हैं और ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। आपके बीपीएससी के मेंस में भी ये इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। आप देखोगे पिछले बार मणिपुर से सवाल पूछा गया था, इस बार हो सकता है लद्दाख से पूछे जा सकते हैं, है ना। तो हम लोग समझेंगे इसको। तो कहा जाता है कि ये द हिंदू से लिया गया था। हाल ही के दिनों में लद्दाख में 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक समूहों ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा लद्दाख में बंद का आह्वान किया है। ये आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं कि 2 महत्वपूर्ण राजनीति का नाम कौन से है, एक ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के द्वारा ये लद्दाख को बंद करने का आह्वान किया गया था, है ना। उसी प्रकार नेक्स्ट में आपका इसकी मांगे क्या थी, ये लद्दाख के बारे में जो इसकी मांग क्या थी इसके बारे में जानना है। हमारे महत्वपूर्ण तो यही है कि हमारे लद्दाख आखिर क्यों इस तरह से अभी वहां पे एनिमेशन चल रहा है। उसके बाद अभी जैसे आप देखोगे 3 इडियट का जो है ना, जिसपे आमिर खान रोल्स किए थे, वो काफी ज्यादा मतलब इसमें आगे हुए हैं, है ना। वो अनशन कर रहे हैं। तो इसके बारे में इसकी दर्जा की मांग क्या है ये अब हम समझते हैं। कहा जाता है लद्दाख को राज्य का दर्जा, लद्दाख को क्या है, राज्य का दर्जा, जो अभी वर्तमान समय में क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, जो 2019 में इसको बनाया गया था, है ना। तो इसी प्रकार ये वहां के लोग जो इसको कहते हैं कि एक विशेष राज्य का इसको दर्जा दी जाएगी ताकि हम भी अच्छे से कुछ प्रोग्रेस कर पाएंगे। ठीक है, आप समझते हैं इसके बारे में। लद्दाख को राज्य का दर्जा, इन समूहों ने सरकार से लद्दाख के क्षेत्र नियंत्रण को पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र जैसे कश्मीर यानी पीओके में गिलगित बाल्टिस्तान तक बढ़ाने तथा क्षेत्र के लिए सीटों के आरक्षण की मांग की गई है। अभी आप देखोगे रिसेंटली न्यूज में, अभी हाल फिलहाल में पीओके पर काफी ज्यादा मतलब की समस्याएं चल रही है, उससे संबंधित मतलब पाकिस्तान हो भारत हो, इसमें अनबन चल रही है ना। तो उसी बारे में ये लद्दाख वाले सोचते हैं कब तक मैं इस तरह से झेलते रहूं, कश्मीर वाले भी समझते हैं कब तक इसको झेलूं, जल्दी जल्दी कोई ना कोई सॉल्यूशन दें ताकि हम भी अच्छे से जीवन यापन कर पाएं। तो लद्दाख वाले कहते हैं कि ये जो क्षेत्र, ये समस्याएं, इसको समाप्त किया जाए और हमें एक राज्य का दर्जा दिया जाए और इसमें जो है ना हम लोग को भी आरक्षण के लिए सीटों की आरक्षण का हमारी भी मांग है, हमें भी सीटों के लिए जो जैसे लोकसभा जो है आपका चुनाव हो वहां भी इसका सीटें का आरक्षण किया जाए ताकि हम भी अपने अकॉर्डिंग नेता को चुन सके, है ना। और यहाँ की एक और मांग है, यहाँ की सिविल सर्विसेज की जो है ना सुविधाएं, जैसे हमारे बिहार में हो, कोई भी स्टेट में हो, स्टेट पीसीएस लेवल का है, यहाँ पे नहीं है, इसके लिए भी वहाँ पे होनी चाहिए ताकि वहाँ के लोकल लोग जो है ना वहाँ पे अपनी समस्या का देख के उसके बाद वो अपनी समस्या को सही तरीके ढंग से उसका सॉल्व कर पाए, इसके बारे में इसकी मांगे हैं। ओके, और नेक्स्ट में आपका रहेगा 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा उपाय। जिस तरह से 6ठी अनुसूची में अपना पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं उसको शामिल किया गया, उसी प्रकार इसको भी ये मांगे हैं कि हमें भी 6ठी अनुसूची के अंतर्गत सुरक्षा उपाय दी जाए ताकि हम भी अच्छे से सुरक्षित रह सके और हमें भी विशेष राज्य का दर्जा मिल सके। कहा जाता है जनजातीय अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय समुदायों की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के लिए 6ठी अनुसूची के प्रावधानों को क्षेत्र में विस्तारित करने की मांग की गई है। 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जितनी भी सुविधाएं हैं जैसे जनजाति अधिकार की सुरक्षा हो गया, इन तमाम चीजों के लिए हमें भी देना चाहिए। हम भी एक बहुत मतलब कि लद्दाख में आप देखोगे तो बहुत कुछ ऐसे हैं जो देखने लायक हैं, हम भी इसका सुरक्षा कर सकेंगे और सरकार इसमें हमारी मदद करेंगी, है ना। चलो नेक्स्ट कहा जाता है नौकरियों में आरक्षण। नौकरियों में भी आरक्षण, जैसे यहाँ सीटों के बारे में चर्चा किए थे उसी प्रकार हम लोग को नौकरियों में भी आरक्षण दी जाए ताकि हम भी नौकरी कर पाए। जैसे अदर स्टेट जो है ना उसमें भी 33%, 50% का आरक्षण दिया गया, उसी प्रकार हमें भी आरक्षण दी जाए।
चलिए नेक्स्ट में हम देखते हैं। देखिए अलग संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का निर्वाचन, संसदीय निर्वाचन के लिए भी इसका अलग मांग की गई है। लेह और कारगिल के लिए अलग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की जाए। और सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? कहा जाता है क्षेत्र में बढ़ते असंतोष तथा विरोध के कारण सरकार ने एक समिति का गठन किया गया है। और उसके बाद कहता है सरकार ने प्रदर्शनकारियों का आश्वासन दिया कि वह भाषा, संस्कृति और भूमि से संबंधित मुद्दों का उचित समाधान तलाशेगी। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट में कहते हैं वर्तमान प्रशासन। आपको ये वर्ष 2019 में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। और लद्दाख का वर्तमान प्रशासन लद्दाख के उपराज्यपाल और एक निर्वाचित लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद LAHDC द्वारा शासित किया होता है। देखिए अभी केंद्र शासित प्रदेश में वहाँ जो प्रधान लगभग उपराज्यपाल होते हैं, दिल्ली को छोड़ के, ठीक है। दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं और बाकी में लगभग आप देखोगे उपराज्यपाल के वहाँ पे इसका शासन चलता है। उसी प्रकार नेक्स्ट में आपका सीमाएं। सीमाएं क्या है? छठी अनुसूची को लद्दाख तक विस्तारित करने से इस क्षेत्र का अधिक विखंडन को नई प्रशासनिक चुनौतियों पैदा हो सकती है। और आगे की राह समझते हैं, इसके निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं। देखिए सरकार को समावेशी स्थानीय शासन केंद्र नीति पहल के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। और छठी अनुसूची के तहत लद्दाख की स्थिति तय करने के लिए संविधान पूर्वक और व्यवस्थित दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैसे हमारे संविधान में देखना चाहिए, संविधान में क्या कहा गया है, उसके माध्यम से लद्दाख अगर इसमें शामिल हो सकता है तो उसको हमें शामिल कर देना चाहिए। और हमारे लिए ये हमें जो है सरकार की तरफ से ये सरकार का होना चाहिए कि उस पर जो है कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाए, उसके बारे में कुछ सोचा जाए ताकि उसका भी कुछ ना कुछ हो सके, ठीक है। तो ये रहा लद्दाख के बारे में। और आज के सेशन में बस इतना ही आर्टिकल्स को रहने देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट था और बड़ा बड़ा आर्टिकल्स था और बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल्स को कवर करेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आप सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत कुछ देखने को मिला। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो या क्लास का रिव्यू देना है जरूर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।